स्वागत है दोस्तों एनिमे दरबार में। आज हम कंटिन्यू करेंगे देसी डॉक्टर की स्टोरी। पिछले पार्ट की लिंक कमेंट में पिन है, तो चलिए शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है कुछ देर पहले से। हम देखते हैं वो करप्ट मर्चेंट एम्बॉयस का सौदागर अपनी जान बचाकर भाग रहा है। उसके पीछे वही खौफनाक मिनोटॉर पड़ा हुआ है। मर्चेंट चिल्लाता है, तुम सबसे बुरे हो, दूर रहो मुझसे, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मुझे मत मारो। लेकिन मिनोटॉर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गुस्से में मर्चेंट का पीछा करता रहता है। मर्चेंट भागते हुए क्रीमो के मेयर के रेजिडेंस घर की तरफ जाता है, ये सोचते हुए कि वहां वो सेफ रहेगा। लेकिन तभी उसे वहां कुछ अजीब दिखता है। मेयर के घर के पास प्रिंस और बाकी लोग ऑलरेडी मौजूद होते हैं। वो मिनोटॉर को पीछे इशारा करके बेवकूफ़ बनाता है और छुप जाता है। अब हम वापस प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर क्राउन प्रिंस उस मिनोटॉर को गौर से देख रहा होता है। सब लोग डरे हुए हैं, लेकिन प्रिंस के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। प्रिंस सोचता है, इसकी आंखें ऐसी क्यों दिख रही हैं? प्रिंस को अपनी पुरानी जिंदगी याद आती है, जब वो कोरिया में एक ट्रेडिशनल मेडिसिन डॉक्टर था। वो कहता है, मैंने ऐसी आंखें अपने क्लिनिक में बहुत बार देखी हैं। ये आंखें एक दरिंदे की नहीं, बल्कि एक ऐसे मरीज पेशेंट की है जो बहुत दर्द में है और जिसका कोई सहारा नहीं है। प्रिंस को समझ आ जाता है कि ये मिनोटॉर गुस्से में नहीं, बल्कि दर्द पेन में पागल हो रहा है। लेकिन मिनोटॉर प्रिंस को देखता है और उसे लगता है कि प्रिंस भी उन बुरे लोगों में से एक है। वो जोर से मुंह चिल्लाता है और हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ता है। जैसे ही मिनोटॉर हमला करता है, डेमियन बीच में आ जाता है। डेमियन चिल्लाता है, योर हाइनेस, यहाँ से भागिए, मैं इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं ऐसे नहीं मरना चाहता। मिनोटॉर बहुत तेज होता है। डेमियन सोचता है कि अगर उसका एक भी अटैक लगा तो हड्डियां टूट जाएंगी और इंटरनल ऑर्गन्स फट जाएंगे। तभी एक फनी मोमेंट होता है। डेमियन प्रिंस को बचाने के चक्कर में उन्हें जोर से लात मारता है ताकि वो अटैक से बच सके। प्रिंस शॉक्ड, डेमियन तूने अभी मुझे लात मारी? दोनों किसी तरह अटैक से बचते हैं, लेकिन अब वो सेकंड फ्लोर दूसरी मंजिल पर फंस चुके हैं। रास्ता बंद है और सामने गुस्सैल मिनोटॉर खड़ा है। मौत सामने खड़ी है, लेकिन डेमियन का धंधा चालू है। डेमियन सीरियस होकर प्रिंस से कहता है, डेमियन, योर हाइनेस, मुझे आपसे कुछ कहना है। अगर हम आज जिंदा बच गए तो प्लीज मुझे एक स्पेशल बोनस दीजिए। प्रिंस अनॉयड, वाह, तुझे अभी बोनस की पड़ी है, और अगर मैंने नहीं दिया तो? डेमियन, तो मैं अकेला भाग जाऊंगा। प्रिंस सोचता है, कितना गंदा आदमी है ये, लेकिन अभी और कोई चारा नहीं है। डेमियन प्लान बनाता है। वो कहता है, मैं 3 तक गिनूंगा और मिनोटॉर पर हमला करूंगा। उस बीच आपको भागने का मौका मिलेगा। प्रिंस, लेकिन मैं जाऊं कहाँ? हम सेकंड फ्लोर पर हैं। डेमियन, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कूद जाओ, यहाँ कुछ ले जाने से तो बेहतर ही होगा। बाहर गार्ड्स आ चुके हैं, शोर मचा रहा है, रेस्क्यू हिज हाइनेस। डेमियन प्रिंस को समझाता है कि अगर वो कूदकर टांग तोड़ भी लें तो कम से कम जिंदा रहेंगे और गार्ड्स उन्हें बचा लेंगे। प्रिंस मान जाता है। डेमियन गिनती शुरू करता है, 1, 2, 3, और डेमियन तुरंत अटैक कर देता है। प्रिंस चिल्लाता है, तूने गिनती बहुत तेज की बे। प्रिंस खिड़की से नीचे कूद जाता है। हवा में गिरते हुए वो सोचता है, सच में मेरी किस्मत कितनी खराब है यार। लेकिन जैसे ही वो गिर रहा होता है, अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। स्क्रीन पर लिखा आता है, ब्यूटीज काजिया, या कोई नया आइटम या स्किल अनलॉक होता है। प्रिंस हैरान रह जाता है, ये क्या है? तभी हम देखते हैं राचियल मिनोटॉर पे लटका हुआ है। 7 मीटर लंबा किंग ऑफ मिनोटॉर्स उरुस। राचियल तुरंत अपनी स्किल यूज करता है और स्कैनिंग शुरू कर देता है। सिस्टम रिपोर्ट आती है, नेम उरुस, एज 48 ईयर्स, वेट लगभग 15,000 किलो, हार्ट फंक्शन ग्रेड F, मतलब बिल्कुल खत्म। राचियल देखता है कि उरुस को स्टेबल एंजिना पेक्टोरिस की बीमारी है। बेसिकली इस बेचारे मिनोटॉर को इतने टाइम से कैद करके रखा गया था। गलत खाना, ग्रेन्स दिया गया और ट्रैंकुलाइजर्स के इंजेक्शंस लाए गए, जिससे इसका शरीर अंदर से टूट चुका है। राचियल सोचता है, इसके दिल की नसें वेसल्स आधी ब्लॉक हो चुकी हैं। इसे ऐसा फील हो रहा होगा जैसे कोई ट्रक इसके दिल से टकरा रहा हो। राचियल को उस पर तरस आता है कि वो दर्द की वजह से पागल हो रहा है, लेकिन तभी उसे याद आता है, अरे पर अभी तो मैं खुद मरने वाला हूँ, डॉक्टर बाद में बनूंगा, पहले जान बचानी पड़ेगी। डेमियन प्लान बनाता है कि वो मिनोटॉर की आंख पर हमला करेगा, लेकिन हड़बड़ी में उसका निशाना चूक जाता है और वो सीधा उसके सींग हॉर्न पर जा लगता है। मिनोटॉर उसे झटक देता है और राचियल हवा में। राचियल सोचता है, अगर वो अब गिरा तो उसका कचूमर बन जाएगा। तभी एंट्री होती है हमारे लॉयल नाइट एग्नेस की। डेमियन चिल्लाता है, योर हाइनेस, थोड़ा और होल्ड कीजिए। डेमियन मिनोटॉर के शोल्डर और साइड पर कट लगाता है ताकि उसका ध्यान भटक सके। राचियल चिल्लाता है, जल्दी करो, और फाइनली एग्नेस बिजली की तेजी से आकर राचियल को कैच कर लेती है और एक सेफ जगह पर लैंड कराती है। गार्ड्स पूछते हैं, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, तुम बस भागो यहाँ से। लेकिन मिनोटॉर अब डेमियन के पीछे पड़ गया है। मिनोटॉर सोचता है, तूने मेरे शिकार प्रिंस को भगाया, अब तू नहीं बचेगा। डेमियन की हालत खराब होने लगती है।
वो मनी मन सोचता है, इस मिशन के बाद मैं पक्का एक्स्ट्रा पेमेंट हैजर्ड पे की डिमांड करूंगा। मिनटॉर एक भारी भरकम मुक्का मारता है। डेमियन सोचता है कि वो काउंटर अटैक करेगा, पर मिनटॉर की स्किन इतनी सख्त है कि अग्निस की तलवार का असर ही नहीं होता। डेमियन को एक जोरदार ब्लो पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाता है और पूरी बिल्डिंग भी गिरती है। डेमियन की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। उसे लगता है आज उसका आखिरी दिन है। मिनटॉर उसे कुचलने ही वाला होता है कि तभी बूम, एक बहुत बड़ा धमाका होता है। एक जाइंट स्पाइक्ड बॉल आकर सीधा मिनटॉर के मुंह पर लगती है और उसे पीछे धकेल देती है। ये कोई और नहीं, हमारा प्यारा हेजहॉग गोसुम है। लेकिन वेट, ये इतना बड़ा कैसे हो गया? रचील खुशी से चिल्लाता है, नाइस, बुल्सआई। असल में रचील ने मॉन्स्टर समनिंग के दौरान जो रेड सनफ्लावर सीड्स कलेक्ट किए थे वो गोसुम को खिला दिए थे। उन सीड्स को खाते ही गोसुम का साइज किसी ट्रक जितना बड़ा हो गया है। रचील का दिमाग तुरंत बिजनेस मोड में आ जाता है। वो डेमियन से कहता है, चलो डेमियन, पैसा कमाने का टाइम आ गया है। आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट। मतलब रचील अब इस मिनटॉर को बेचने या यूज करने का प्लान बना रहा है। डेमियन अभी भी जमीन पर पड़ा है। उसके पैर हिल नहीं रहे हैं, डर और चोट के मारे। रचील उसे चिल्लाता है, यही मौका है, गोसुम के कांटे को पकड़ लो। गोसुम मुंह, वेट, हेजहॉग कब से मुंह करने लगे। खैर, गोसुम तेजी से वहां से निकलता है सबको लेकर। मिनटॉर बस देखता रह जाता है और पूरी की पूरी बिल्डिंग टूट जाती है और मिनटॉर उसके नीचे दब जाता है। क्राउन प्रिंस से, जो अपने समन गोसुम को शाबाशी दे रहा है। साथ ही वो डेमियन से पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। डेमियन हाँ तो बोल देता है, लेकिन उसकी शक्ल देखकर साफ पता चल रहा है कि बेचारे की हालत खराब है। प्रिंस मिनटॉर की तरफ देखता है और सोचता है, ये अभी मरा नहीं है। उसके दिमाग में एक पल के लिए लालच आता है कि अगर वो इस मिनटॉर को मार दे तो उससे मिलने वाली मेडिसिन बेस्ट क्वालिटी की होगी। लेकिन अगले ही पल वो समझ जाता है कि अगर अभी उसने कुछ बेवकूफ़ी की तो मेडिसिन छोड़ो, वो खुद ही मर जाएगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अभी के लिए यहाँ से निकलना ही सही है। मेयर प्रिंस को कहते हैं कि वो उन्हें शहर की सबसे सेफ जगह ले जाएंगे, एक शिप पर। अगर वो समुद्र में चले गए तो मिनटॉर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। प्रिंस शिप पर चढ़ता है और मेयर को भी जल्दी आने को कहता है। मेयर शिप पर आने से मना कर देता है। वो कहता है, मैं नहीं भागूंगा योर हाइनेस, ये शहर मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ के लोगों की सेफ्टी मेरे कंधों पर है। मैं यहाँ रुककर गार्ड्स को कमांड करूंगा। प्रिंस हैरान रह जाता है। उसे लगा था कि मेयर बस एक लालची इंसान है जो प्रमोशंस के पीछे भागता है, लेकिन आज मेयर ने अपनी असली लॉयल साइड दिखा दी। प्रिंस सोचता है कि शायद अकेले भागना गलत है, पर फिर वो खुद को समझाता है, सबका अपना रोल होता है। मेयर का रोल है शहर को बचाना, गार्ड्स का रोल है मुझे बचाना, और मेरा रोल है जिंदा रहना और इंपीरियल फैमिली को प्रोटेक्ट करना। इसी के साथ शिप का एंकर उठा लिया जाता है और वो निकल पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, मुसीबत इतनी आसानी से पीछा कहाँ छोड़ती है। जैसे ही शिप आगे बढ़ती है, अचानक बूम, मिनटॉर सीधा शिप पर कूद जाता है और शिप का बड़ा खंबा उठा के घुमाता है। सब चिल्लाने लगते हैं, नीचे झुको। प्रिंस की हालत पतली हो जाती है क्योंकि उसे तैरना, स्विम करना नहीं आता। यहाँ प्रिंस का एक फनी इंटरनल मोनोलॉग चलता है। प्रिंस अपने दिमाग से पूछता है, ओए ब्रेन, कुछ आइडिया देना बचने का। ब्रेन का जवाब आता है, सॉरी भाई, मैं तो यहाँ हूँ ही नहीं। बेचारा प्रिंस पूरा पैनिक मोड में आ जाता है। तभी प्रिंस का गार्ड डेमियन उसे कहता है कि वो शिप के टूटे हुए हिस्से के पीछे छुप जाए। डेमियन कहता है, आप वहीं छुपिए, मुझे अभी आपसे बहुत सारे इनाम लेने हैं, इसलिए मैं मरूंगा नहीं, मुझे अपना काम करने दीजिए। डेमियन सीधा मिनटॉर से भिड़ने चला जाता है। अग्निस और डेमियन दोनों मिनटॉर पे कूद पड़ते हैं। डेमियन काफी अच्छा अटैक करता है, पर मिनटॉर अग्निस की पूंछ पकड़ के नीचे पटक देता है। प्रिंस छुपकर सब देख रहा है। वो अग्नि की हर मूवमेंट, हर सांस को ऑब्जर्व करने लगता है। सिचुएशन इतनी डेंजरस है कि प्रिंस का फोकस एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है। और तभी टिंग, सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है। प्रिंस की स्किल असराहान प्रिसाइज डायग्नोसिस इवॉल्व हो जाती है। इस डेंजरस सिचुएशन की वजह से उसकी पल्स रीडिंग स्किल में एक नया ऑप्शन ऐड होता है, एक्यूपॉइंट स्कैन। ये स्किल बिल्कुल किसी वीडियो गेम के मैप हैक या वॉल हैक जैसी है। प्रिंस अब अपने दुश्मन के मसल्स की मूवमेंट देख सकता है और प्रिडिक्ट कर सकता है कि अगला हमला कहाँ होगा। उसे सब कुछ स्लो मोशन में दिख रहा है, कहाँ पंच आएगा, कहाँ किक आएगी। प्रिंस खुश हो जाता है, अब तो मैं सब कुछ डॉज कर लूंगा। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। प्रिंस को रियलाइज होता है कि वो हमले डॉज तो कर लेगा, लेकिन उसका स्टेमिना कब तक चलेगा। वो कमजोर है, अगर स्टेमिना खत्म हो गया तो वो और बाकी सब मारे जाएंगे। वो सोचता है, मुझे कुछ करना होगा, सिर्फ बचना काफी नहीं है, सबको जिंदा बचाना मेरा रोल है। गोसुम, डेमियन, अग्निस और बाकी क्रू घायल हैं। प्रिंस एक बहुत बड़ा रिस्क लेने का फैसला करता है। वो अपनी जेब से एक रेड सनफ्लावर सीड निकालता है। याद है दोस्तों, ये सीड असल में उसके समन के लिए था, ताकि वो इवॉल्व हो सके या पावर अप ले सके। ये इंसानों के खाने के लिए नहीं है। लेकिन प्रिंस बिना सोचे समझे वो सीड खा जाता है। वो सीड खाते ही जाइगेंटिफिकेशन स्किल एक्टिवेट हो गई है और अब वो किसी बिल्डिंग जितना बड़ा हो चुका है। डेमियन और बाकी लोग तो बस मुंह खुले देखते रह जाते हैं कि ये हमारे राजकुमार है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है। सिस्टम रचियल को वार्निंग देता है, आपने ह्यूमन होकर समन का खाना खाया है, इसके साइड इफेक्ट्स होंगे।
साइड इफेक्ट ये है कि ये जायंट फॉर्म सिर्फ 3 मिनट तक रहेगा और जैसे ही ये खत्म होगा रचेल अगले 5 दिन के लिए कोमा में चला जाएगा। रचेल सोचता है, क्या सिर्फ 3 मिनट का पावर और उसके बदले 5 दिन की नींद, ये तो स्कैम है। अब उसके पास माइनोटॉर को हराने के लिए सिर्फ 2.5 मिनट बचे हैं। माइनोटॉर अभी भी गुस्से में पागल हो रहा है। माइनोटॉर उसे एक जोरदार पंच मारता है। रचियल भी अपना सर माइनोटॉर के सर पे मारता है, पर उसे एहसास होता है कि सिर्फ 2 मिनट में इस जानवर को जान से मारना नामुमकिन है। अगर टाइम खत्म हो गया और वो कोमा में चला गया तो माइनोटॉर सबको मार देगा। तो यहाँ रचियल अपना डॉक्टर दिमाग चलाता है। वो सोचता है, अगर मैं इसे मार नहीं सकता तो मुझे इसे शांत करना होगा। उसका प्लान है माइनोटॉर के सिंपैथेटिक नर्व्स को शांत करके पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स को एक्टिवेट करना। आसान भाषा में उसे जबरदस्ती रिलैक्स करवाना। अब रचियल इतना बड़ा है कि उसके पास सुई नहीं है, तो वो अपने हेजहॉग पेट गुसूम को कहता है, भाई अपने कांके उधार दे। रचियल का स्टैमिना खत्म हो रहा होता है, तो वो खुद अटैक नहीं कर सकता। वो डेमियन को चिल्लाता है और कहता है कि मैं जहाँ बताऊँ वहाँ गुसूम के कांटे घुसा दो। यहाँ शुरू होता है दुनिया का सबसे बड़ा एक्यूपेंक्चर सेशन। सबसे पहले टियान्यू पॉइंट पर वार किया जाता है ताकि दिमाग की एनर्जी कंट्रोल हो। फिर कीमाई और ईफम पॉइंट्स यानी कान के पीछे पर अटैक होता है। माइनोटॉर दर्द से चिल्लाता है, पर रचियल उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट करता है। शांत हो जा मेरे बच्चे, अगर चुपचाप इंजेक्शन लगवाएगा तो बाद में मिठाई मिलेगी। आखिरी पॉइंट एरमन पॉइंट पर स्ट्राइक लगते ही जादू हो जाता है। माइनोटॉर का गुस्सा गायब। कोइंसिडेंस ये होता है कि माइनोटॉर को चेस्ट पेन यानी एंजाइना हो रहा था, जो एक्यूपंक्चर से ठीक हो जाता है। माइनोटॉर सोचता है, अरे वाह, इस छोटे इंसान ने तो मेरा दर्द गायब कर दिया। माइनोटॉर अब रचियल को थैंक यू बोलता है। लेकिन तभी टाइम अप। रचियल वापस अपने नॉर्मल साइज में श्रिंक होने लगता है। उसके इंटरनल ऑर्गन्स हिल चुके हैं। वो डेमियन से आखिरी शब्द कहता है, मैं 5 दिन के लिए कोमा में जा रहा हूँ, टेंशन मत लेना, बस मुझे संभाल लेना, और ढेर हो जाता है। लेकिन मुसीबत यहाँ खत्म नहीं होती। रचियल के जायंट रूप और लड़ाई की वजह से शिप में बड़े बड़े छेद हो गए हैं। पानी तेजी से अंदर आ रहा है और शिप डूबने वाला है। क्रू मेंबर्स पैनिक में हैं। भागो, जहाज डूब रहा है। माइनोटॉर सॉरी बोलता है, ये सब मेरी वजह से हुआ। और माइनोटॉर, जो अब रचियल का फैन बन चुका है, सोचता है कि जहाज डूब रहा है तो मुझे अपने डॉक्टर साहब को बचाना चाहिए। वो बेहोश रचियल को उठाता है और अपने सर पे रख के वहां से कूदकर भाग जाता है। सब लोग चिल्लाते हैं, बाहुबली। अगले सीन में हम देखते हैं कि डेमियन, अग्नीस और क्रेमो सिटी के मेयर सबको रस्सी से बांधा गया है। उनकी हालत देखकर लग रहा है कि उन्हें पिछले कई दिनों से सोने नहीं दिया गया है। इनके सामने खड़ा है एम्परर का भेजा हुआ एक इंस्पेक्शन स्क्वाड इंटेरोगेटर। ये बंदा शक्ल से ही 1 नंबर का घमंडी और करप्ट ऑफिसर लग रहा है। डेमियन को नींद आ रही होती है, जिस पर ये ऑफिसर भड़क जाता है। वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी हालत में सोने की? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम किस मुसीबत में हो? डेमियन, जो कि निडर है, जवाब देता है, वो इसलिए क्योंकि तुम लोगों ने पिछले 4 दिनों से हमें सोने ही नहीं दिया है। यहाँ पर मामला गर्म हो जाता है। ऑफिसर बताता है कि प्रिंस को गायब हुए आज 6 दिन हो चुके हैं। 1 दिन खबर कैपिटल तक पहुंचने में लगा और 2 दिन इस ऑफिसर को यहाँ आने में लगे। वो इल्जाम लगाता है कि डेमियन और मेयर ने प्रिंस को ढूंढने के बजाय कीमती वक्त बर्बाद किया। वो कहता है, तुम लोगों ने जानबूझकर माइनोटॉर और उस टाइकून गिनेस डिशैम्प के सबूत छुपाए। तुम सब मिले हुए हो। सोचिए दोस्तों, जो लोग प्रिंस के सबसे वफादार हैं, उन्हीं पर प्रिंस को किडनैप करने और मारने की साजिश का इल्जाम लगाया जा रहा है। डेमियन गुस्से में पूछता है, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमने प्रिंस को नुकसान पहुंचाया? ये क्या बकवास है? लेकिन असली खेल तो अब खुलता है। ये ऑफिसर सच ढूंढने नहीं आया है। वो डेमियन के पास आता है और धीरे से कहता है, दुनिया में सच वो नहीं होता जो दिखता है, बल्कि वो होता है जो पजल में फिट बैठ जाए। इस करप्ट ऑफिसर का प्लान सिंपल है। प्रिंस शायद मर चुके हैं उसकी नज़र में, और एम्परर को जवाब देना है। इसलिए वो चाहता है कि सारा इल्ज़ाम मेयर और डेमियन पर डालकर केस को रैप अप कर दिया जाए। वो चाहता है कि ये लोग झूठा गुनाह कबूल कर लें, ताकि वो रिपोर्ट में लिख सके कि गुनहगार पकड़े गए। वो धमकी देता है, अगर गुनाह कबूल कर लोगे तो मैं तुम्हें एक आसान मौत यानी मर्सी दूंगा, वरना। जब डेमियन और मेयर उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं तो ये पागल ऑफिसर हद पार कर देता है। वो उन तीनों को पिंजरे में डालता है और क्रेन से अपने ऊपर टांग देता है। सिपाहियों से नीचे लकड़ी के ढेर के ऊपर तेल छिड़कवाता है। जी हाँ, वो उन्हें जिंदा जलाने की तैयारी कर रहा है। डेमियन चिल्लाता है, तुम्हें क्या लगता है हम ऐसे मरेंगे? लेकिन ऑफिसर हंसता है और कहता है, लगता है तुम लोग बात नहीं करोगे। चलो मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। तुम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के नाम पर प्रिंस की खोज में रुकावट डाली।
आग जलने ही वाली है। मेयर और अग्निस की आंखों में मौत का डर दिख रहा है। डेमियन भी बेबस महसूस कर रहा है। वो सोचता है मुझे प्रिंस से माफी मांगनी पड़ेगी, मैं इतनी बेकार मौत नहीं मरना चाहता। लेकिन दोस्तों, एनिमे दरबार में बिना ट्विस्ट की कहानी खत्म नहीं होती। ठीक उसी वक्त जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी, ढुम, और सामने से एक विशालकाय आकृति दिखाई देती है। ये कोई और नहीं, वही माइनोटॉर है जो प्रिंस को लेकर भागा था। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ऑफिसर की तो बोलती बंद हो गई है। लेकिन माइनोटॉर अकेला नहीं है, उसके ऊपर कोई सवार है या शायद उसके साथ है। धुएं के बीच से एक जानी पहचानी आवाज आती है, तुम लोग यहाँ जेल में बंद होकर क्या कर रहे हो? सीन शिफ्ट होता है समुद्र किनारे एक सुनसान गुफा से। 6 दिन बीत चुके हैं उस हादसे को। जहां एक तरफ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि माइनोटॉर राकियल को कच्चा चबा जाएगा, वहीं सीन कुछ और है। उरुस यानी माइनोटॉर, जो कल तक राकियल की जान का दुश्मन बना हुआ था, अब उसकी आंखों में प्यार उमड़ रहा है। हाँ, सही सुना आपने, वो मुंह मुंह करके राकियल से चिपक रहा है। राकियल व्यूअर्स को बताता है कि उरुस को लगता है राकियल ने उसका इलाज कर दिया है। असल में राकियल ने बस कोइंसिडेंस से उसका चेस्ट पेन यानी एंजाइना रोक दिया था, पर अब ये भोल भाला मॉन्स्टर राकियल को अपना भगवान और दोस्त मान बैठा है। राकियल मन ही मन सोचता है, भाई मैंने तो तुक्के में दर्द रोका था, पर अगर ये मुझे फ्री में फॉलो करने को तैयार है तो बुरा क्या है। राकियल, जो कि हमेशा से एक बिजनेस दिमाग का बंदा है, इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। लेकिन राकियल एक असली डॉक्टर भी है। वो उरुस को कहता है कि तुम्हारा दर्द पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। वो पल्स रीडिंग स्किल यूज करता है और पता लगाता है कि माइनोटॉर को S+ रैंक कोलेसिस्टाइटिस है। सिंपल भाषा में कहें तो उसके गॉल ब्लैडर में एक बहुत बड़ा पत्थरी यानी स्टोन है। राकियल तुरंत ट्रीटमेंट शुरू करता है। वो उरुस को कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पर प्रेशर देने को कहता है। एक्शन, राकियल उरुस को बोलता है, अपने सोलर प्लेक्सस यानी पेट के ऊपर जोर से मुक्का मारो। और जैसे ही उरुस खुद को हिट करता है, बूम, उसके मुंह से एक बड़ा सा 20 सेंटीमीटर का स्टोन बाहर निकलता है। राकियल भी हैरान हो जाता है कि इतना बड़ा स्टोन कैसे हो सकता है। उरुस को अब बहुत हल्का फील हो रहा है। इस सफलता के साथ ही राकियल ने कंफर्म कर लिया, अब ये माइनोटॉर पूरी तरह से मेरा है। माइनोटॉर अब राकियल का नया बॉडीगार्ड बन चुका है। दोनों वापस क्रेमो यानी सिटी पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही उनका सामना होता है इंपीरियल इंस्पेक्शन स्क्वाड से। ये लोग एम्परर के डायरेक्ट ऑर्डर्स पर काम करते। राकियल पूछता है, यहाँ का मेन कौन है? स्क्वाड का लीडर उसे घूरता है, लीडर तुम कौन हो? राकियल हैरान, क्या मतलब मैं कौन हूँ? मैं क्राउन प्रिंस हूँ। स्क्वाड लीडर को शक है, क्योंकि प्रिंस 6 दिन से गायब था और अब एक मॉन्स्टर के साथ वापस आया है। उन्हें लगता है कि ये कोई बहरूपिया यानी फेक हो सकता है, जो प्रिंस बनने का नाटक कर रहा है। राकियल भड़क जाता है। राकियल चिल्लाता है, तुमने मेरे पहचान पर सवाल उठाया, ठीक है, पर तुमने मेरे लोगों की वफादारी को क्यों इग्नोर किया? राकियल बात कर रहा है डेमियन कायन की। राकियल याद दिलाता है कि कैसे डेमियन ने अपनी जान की परवाह किए बिना अकेले उस माइनोटॉर का सामना किया था ताकि उसका प्रिंस बच सके। राकियल कहता है, क्या तुमने उसकी सैक्रिफाइस वेरीफाई नहीं की? उसने अपनी जान दांव पर लगा दी मेरे लिए। राकियल की ये बात और उसका रॉयल ऑरा देखकर स्क्वाड लीडर की बोलती बंद हो जाती है। वो समझ जाता है कि अपने सबॉर्डिनेट्स साथियों के लिए इतना दर्द और गुस्सा सिर्फ असली क्राउन प्रिंस ही दिखा सकता है। स्क्वाड लीडर तुरंत घुटने टेक देता है और माफी मांगता है, मुझे माफ करें योर हाइनेस। राकियल ने बिना किसी लड़ाई के सिर्फ अपनी बातों और एटीट्यूड से ये साबित कर दिया कि वही असली मालिक है। सबसे पहले वो अग्निस वेयरवुल्फ बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करते हैं। प्रिंस कहते हैं कि जब वो माइनोटॉर के हाथ से गिरा था, अगर अग्निस ने अपनी जान पर खेलकर उसे कैच नहीं किया होता तो आज वो जिंदा नहीं खड़ा होता। अग्निस ने प्रिंस के लिए बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया था। फिर वो सर्जियो रॉयल नाइट्स कैप्टन की तारीफ करते हैं। प्रिंस बताते हैं कि सर्जियो वो पहला शख्स था जो खतरे की परवाह किए बिना सबसे पहले दौड़कर आया था। इसके बाद प्रिंस बाकी नाइट्स सर फ्रैंडल, मॉन्टेरो, पेड्रो और सर हैमिल्टन का भी नाम लेते हैं। सर हैमिल्टन ने तो अपनी तलवार और ढाल टूटने के बावजूद हार नहीं मानी थी। प्रिंस साफ कर देते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने असली वफादारी दिखाई है। अब बारी आती है उस इंस्पेक्शन स्क्वाड के इंटरोगेटर की, जो अब तक प्रिंस के गायब होने का इल्जाम बाकी नाइट्स पर लगा रहा था। ये बंदा डर के मारे कांप रहा है। वो सोच रहा था कि प्रिंस मर चुका है, इसीलिए वो किसी को भी स्केपगोट, बलि का बकरा बनाकर अपनी जॉब बचा लेगा। इंटरोगेटर हकलाते हुए प्रिंस से माफी मांगने की कोशिश करता है। योर हाइनेस, मैंने तो बस आपकी पहचान कंफर्म करने के लिए। लेकिन प्रिंस उसे बीच में ही चुप करा देते हैं। प्रिंस कहते हैं, तुमने मेरी आइडेंटिटी प्रूफ मांगी थी ना?
मेरी आइडेंटिटी मैं खुद प्रूफ नहीं करूंगा। ये लोग जो मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार थे, इनका मेरे साथ खड़ा होना ही मेरा सबसे बड़ा प्रूफ है। प्रिंस उसे याद दिलाते हैं कि जब उन्होंने पूछा था यहाँ इंचार्ज कौन है, तब ये इंटरोगेटर आगे आया था। इसका मतलब अब जो भी घटिया इन्वेस्टिगेशन हुई है उसकी पूरी जिम्मेदारी इसकी ही है। प्रिंस ऑर्डर देते हैं कि इस ऑफिसर को सर्च में बाधा डालने, हिंडरिंग द सर्च के जुर्म में अरेस्ट किया जाए। पब्लिक में बातें हो रही हैं कि इस जुर्म के लिए या तो उसे फांसी या फिर जिंदगी भर जेल। इस ड्रामा के बाद हम देखते हैं कि शहर में अफवाहें, र्यूमर्स फैल गई हैं। लोग कह रहे हैं कि प्रिंस ने माइनोटॉर को टेम कर लिया है। कोई कह रहा है प्रिंस ने बड़ा होकर माइनोटॉर को कांटे चुभाए थे। जब डेमियन पूछते हैं कि आखिर आपने उस माइनोटॉर को कंट्रोल कैसे किया, तो प्रिंस एक हिलेरियस सच बताते हैं। प्रिंस कहते हैं, मैंने उसे टेम नहीं किया, मैंने बस एक्यूपंक्चर यूज किया। दरअसल प्रिंस ने अपनी पावर से अपना साइज बढ़ाया और माइनोटॉर के दर्द वाले पॉइंट्स पर बड़े बड़े कांटे चुभाए। माइनोटॉर को दर्द से आराम मिला, इसीलिए अब माइनोटॉर को लगता है कि प्रिंस उसका डॉक्टर या सेवियर है। मतलब प्रिंस ने वहां भी अपना डॉक्टर वाला दिमाग चलाया और मॉन्स्टर को भी पेशेंट बना लिया। डेमियन खुश है क्योंकि अब उसे उसका रिस्क पे, जान खतरे में डालने का पैसा मिलेगा। वो साफ कहता है कि उसे पैसे चाहिए। उसके साथी भी हंसते हैं कि डेमियन कितने शेमलेस हैं पैसों के मामले में। तभी खबर आती है कि एम्परर, बादशाह जो प्रिंस को ढूंढने आ रहे थे, ये सुनते ही वापस कैपिटल लौट गए कि प्रिंस जिंदा है। प्रिंस इस पर कॉमेंट करते हैं, वो बुढ़ा वैसे का वैसा ही है, कोल्ड एंड हार्टलेस। प्रिंस को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं अच्छा है वो चला गया, अब हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। क्रीमो सिटी, जो एक बड़ा ट्रेडिंग पोर्ट है, से सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा कर लिए हैं। प्रिंस ऑर्डर देते हैं, मेयर के घर का किचन खाली कराओ, हम अभी के अभी गोल्डन माइनोटॉर पिल बनाना शुरू करेंगे। राकेल पिछले 5 दिनों से लगातार कुछ घोटाला, कुछ दवा बना रहा है। फाइनली उसकी मेहनत रंग लाती है और तैयार होती है गोल्डन माइनोटॉर पिल। जैसा कि हम जानते हैं, राकेल हर चीज पहले खुद टेस्ट करता है। वो गोली खाता है और तुरंत सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, डिंग, आपके इंटरनल ऑर्गन्स माइनोटॉर के स्नैक से बेहद खुश हैं। राकेल को महसूस होता है कि उसके अंदर एनर्जी दौड़ रही है, लेकिन बेचारे की वही पुरानी शिकायत, जो चीजें शरीर के लिए अच्छी होती हैं वो स्वाद में इतनी बेकार क्यों होती हैं। इसके बाद सिस्टम दवा का एनालिसिस करता है। इस गोल्डन माइनोटॉर पिल के फायदे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये दवा कैल्शियम डेंसिटी बढ़ाती है, ब्लड वेसल्स को बड़ा करती है और हार्ट पेन, एंजाइना को ठीक करती है। लेकिन सबसे फनी पार्ट है इसका साइड इफेक्ट। सिस्टम कहता है इसे खाने से आपको परफेक्ट नींद आएगी और कोई एडिक्शन नहीं होगा। मतलब बीमारी भी गई और नींद भी अच्छी आई। राकेल खुद हिल जाता है कि उसने क्या कमाल की चीज बना दी है। अब दवा तो बन गई, पर इसे टेस्ट किस पे करें? राकेल पहुंचता है अपने नए दोस्त एस रैंक माइनोटॉर उरूस के पास। राकेल बड़े प्यार से पूछता है, कैसा फील कर रहे हो बड़ी? उरूस बेचारा दर्द में है। राकेल उसे वो गोल्डन माइनोटॉर पिल खिला देता है और कहता है इससे तुम्हारा दर्द गायब हो जाएगा और ताकत वापस आएगी। और वही होता है। गोली खाते ही उरूस के अंदर बिजली जैसी एनर्जी आ जाती है। वो खुशी से मुंह चिल्लाता है। सिस्टम फिर से बचता है, टिंग, आपने पेशेंट को दवा दी, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 7 दिन और बढ़ गई है। अब राकेल की बची हुई जिंदगी 116 दिन हो गई है। उसके ऑर्गन्स इतने खुश हैं कि उसे बोनस एचपी भी दे देते हैं। राकेल मन ही मन सोचता है, बस एस रैंक माइनोटॉर का साथ मिल जाए तो लाइफ सेट है। अब आते हैं असली ट्विस्ट पर। 2 दिन पहले राकेल ने शहर के मेयर को बुलाया था। राकेल मेयर से कहता है, मुझे एक अवार्ड सेरेमनी रखनी है उन लोगों के लिए जिन्होंने माइनोटॉर से लड़ने में मेरी मदद की। लेकिन मेयर, जो कि काफी तेज दिमाग का है, तुरंत समझ जाता है। वो पूछता है, आप सेरेमनी के बहाने अपनी नई दवा का प्रचार करना चाहते हैं ना? राकेल मुस्कुराता है। उसका प्लान सिंपल है, लोगों को इकट्ठा करो, हीरोज को अवार्ड दो, अवार्ड के साथ ये गोल्डन माइनोटॉर पिल गिफ्ट करो। जब लोग देखेंगे कि क्राउन प्रिंस खुद ये दवा दे रहा है तो अमीर नोबल्स इसे खरीदने के लिए लाइन लगा देंगे। मेयर तो खुशी से पागल हो जाता है। वो कहता है, वाह युवराज, ये तो क्राउन प्रिंस प्रीमियम एडिशन बन जाएगा, हम इसे बहुत महंगे दाम में बेचेंगे। वापस आते हैं प्रेजेंट में। क्रीमो सिटी का प्लाजा खचाखच भरा हुआ है। लोग हैरान हैं कि क्राउन प्रिंस माइनोटॉर पे बैठ के आए हैं। राकेल स्टेज पर आता है, डेमियन कायन और बाकी 33 सोल्जर्स को बुलाता है जिन्होंने लड़ाई की थी। वो माइक यानी कि मैजिक क्रिस्टल पकड़ता है और शुरू करता है अपनी एक्टिंग, स्पीच। वो कहता है, इन बहादुरों ने अपनी जान की बाजी लगाई, इसीलिए मैं इन्हें ये खास तोहफा दे रहा हूँ। लोग सोच रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। तभी राकेल अपना सेल्स पिच शुरू करता है। दोस्तों, ये दवा माइनोटॉर के गॉल स्टोन से बनी है। इससे आपका दिल मजबूत होगा, खून की नसें साफ होंगी और आपको घोड़े जैसी, माइनोटॉर जैसी ताकत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, जिसे नींद नहीं आती उसके लिए ये रामबाण इलाज है। भीड़ सुन रही है, पर राकेल अभी रुका नहीं।
वो सीधा टेलीब्रांड्स वाले मोड में आ जाता है। वो चिल्लाता है, और सुनिए, मैं चाहता हूँ कि मेरे एम्पायर के लोग स्वस्थ रहें, इसीलिए सिर्फ अगले 1 महीने के लिए, ड्रम रोल साउंड इफेक्ट, ये क्राउन प्रिंस एडिशन दवा हम दे रहे हैं एक स्पेशल प्राइस पर, सिर्फ 9,999 मैगिन में। लोग नीचे खड़े होकर सोच रहे हैं, ये राजकुमार है या कोई सड़क छाप सेल्समैन, ये तो पूरा स्कैम लग रहा है। लेकिन राकेल फुल कॉन्फिडेंस में है। लिमिटेड स्टॉक है, पहले आओ पहले पाओ, 100% मेड बाय क्राउन प्रिंस, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। डेमियन और बाकी सोल्जर्स के हाथ में दवा है और वो कंफ्यूज्ड खड़े हैं कि हम हीरो हैं या सेल्समैन। लोग सोच रहे हैं, ये प्रिंस यहाँ दवाई क्यों बेच रहा है, पर राकेल रुकने वाला नहीं था। वो अनाउंस करता है कि उसका साइड पैलेस ट्रेडिशनल मेडिसिन क्लिनिक हर तरह की बीमारी का इलाज करेगा, चाहे हड्डी जोड़ना हो, एक्यूपंक्चर हो या वेट लॉस, सब कुछ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, इलाज बिल्कुल फ्री होगा। राकेल देखता है कि लोग अभी भी थोड़ा डाउट में हैं, सिर्फ 2-4 लोग ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तब राकेल सोचता है, लगता है अब मुझे अपना ब्रह्मास्त्र निकालना पड़ेगा। वो कहता है, क्रीमो के लोग एम्पायर का दिल है, मैं चाहता हूँ आप सब हेल्दी रहें, इसीलिए जो पहले 100 लोग आएंगे उन्हें मिलेगा एक स्पेशल कूपन। और ये कोई मामूली कूपन नहीं था, राकेल ने अनाउंस कर दिया, इलाज फ्री, आने जाने का खर्चा क्लिनिक उठाएगा, रहने का खर्चा भी क्लिनिक देगा। जैसे ही लोगों ने सुना सब कुछ फ्री है, वहां भगदड़ मच गई। लोग चिल्लाने लगे, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। जहां एक तरफ राकेल कूपन बांट रहा था, वहीं पीछे उसका चेम्बरलिन सदमे में था। वो रोता हुआ कहता है, महाराज, अगर ये सब लोग आ गए तो हमें अपने कपड़े तक बेचने पड़ जाएंगे। लेकिन राकेल फुल कॉन्फिडेंस में था। उसका प्लान सिंपल था, अगर इन 100 में से 10 लोग भी वापस आए तो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग से पूरा शहर उसके क्लिनिक पर लाइन लगा देगा। इसे कहते हैं अग्रेसिव मार्केटिंग। प्रमोशन के बाद राकेल रुकता नहीं है, वो वहां मौजूद लोगों का इलाज करना शुरू कर देता है। 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, पूरे 9 घंटे तक वो लगातार पेशेंट्स को ट्रीट करता है विदाउट अ ब्रेक। उसका बॉडी वीक है, यानी कि लो स्टैमिना, लेकिन वो रुक नहीं सकता। वो मन में सोचता है, लोग देख रहे हैं, मुझे कूल दिखना पड़ेगा, मैं यहाँ बेहोश नहीं हो सकता। लेकिन आखिरकार उसका शरीर जवाब दे देता है। लेबर स्टैंडर्ड्स एक्ट की याद दिलाते हुए उसके ऑर्गन्स गिव अप कर देते हैं और राकेल वहीं गिर जाता है। लोग घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है प्रिंस ने उनके लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। वो सब इमोशनल हो जाते हैं। राकेल की इस मेहनत और सिंसियरिटी ने लोगों का दिल जीत लिया। और तभी टिंग, सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है। सिस्टम कहता है, लोग आपकी मेहनत से इंप्रेस हुए हैं, आपने अनलॉक किया है ग्रेट डॉक्टर पॉइंट सिस्टम, जीडीपी। राकेल को मिलते हैं 101 जीडीपी। राकेल कंफ्यूजन में पूछता है, इसका करूं क्या? तब सिस्टम एक ऐसी चीज दिखाता है जो राकेल के होश उड़ा देती है। सिस्टम बताता है, आप 100 जीडीपी से एक ग्रेट डॉक्टर स्वॉट खरीद सकते हैं। अगर आप इसका यूज करके कोई झूठ बोलेंगे तो सामने वाला उस झूठ पर हमेशा के लिए और बिना किसी शर्त के विश्वास करेगा। मतलब समझ रहे हो दोस्तों, राकेल अब किसी को भी कुछ भी झूठ बोल सकता है और वो बंदा उसे पत्थर की लकीर मानेगा। राकेल के मुंह से निकलता है, होली शिट। कैपिटल वापस आ चुका है और सीधा एम्परर से मिलने जा रहा है। राकेल अंदर से थोड़ा डरा हुआ है। उसे लगता है कि एम्परर उसे कोई अजीब काम ना दे दे। वो अपने मन में सोचता है, अगर इन्होंने मुझसे कुछ अजीब मांगा तो मैं अपना लाइव वाउचर, झूठ बोलने का कूपन यूज कर लूंगा। राकेल एम्परर को रिस्पेक्ट देता है, लेकिन एम्परर कुछ नहीं बोलते। माहौल एकदम सीरियस है। अचानक एम्परर पूछते हैं, तुमने अपने साथ चलने वाले लोगों को इतनी मुसीबत में क्यों डाला? तुम्हारा बिहेवियर इतना गैर जिम्मेदार क्यों था? राकेल हैरान रह जाता है। वो सोचता है, इररिस्पॉन्सिबल? मैंने तो सबकी जान बचाई, मैं खुद मरते मरते बचा हूँ। लेकिन एम्परर उसे समझाते हैं कि एक प्रिंस होने के नाते उसे सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखनी चाहिए थी। अगर वो फ्यूचर में एम्पायर चलाना चाहता है तो उसे हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए, ना कि खतरे में कूदना चाहिए। एम्परर की बातें सुनकर राकेल को बुरा लगता है, पर वो समझ जाता है कि एम्परर टेक्निकली सही कह रहे हैं। एम्परर उसे कहते हैं कि इस इंसिडेंट पर रिफ्लेक्ट करो और दोबारा ऐसी गलती मत करना। लेकिन रुकिए, यहाँ राकेल चुप नहीं बैठता। वो कहता है, महाराज, अगर मैं कुछ ना बोलूं तो ये रिश्ता वन साइडेड रहेगा, मुझे भी कुछ पूछना है। राकेल सीधा एम्परर से पूछता है, क्या आपने स्मोकिंग छोड़ी जैसा मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था? भाई साहब, माहौल एकदम टेंस हो जाता है। राकेल एम्परर को याद दिलाता है कि पूरे एम्पायर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। अगर वो बीमार पड़ गए, जैसा कि ओरिजिनल नॉवल में हुआ था स्ट्रोक की वजह से, तो एम्पायर खतरे में आ जाएगा। राकेल मन में सोचता है कि उसे एम्परर को स्ट्रोक से बचाना ही होगा ताकि आने वाले वॉर को रोका जा सके। और यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। एम्परर बताते हैं कि जिस दिन राकेल ने उन्हें स्मोकिंग छोड़ने के लिए नैग किया था, टोका था, उन्होंने उसी दिन स्मोकिंग छोड़ दी थी। राकेल शॉक हो जाता है और मन में सोचता है, अरे मैं तो हार गया, इन्होंने एक्चुअली मेरी बात मान ली। जब राकेल जाने लगता है तब एम्परर एक आखिरी बात बोलते हैं, एक और चीज, आगे से समन मॉन्स्टर्स का खाना मत खाना, वो तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ एम्परर उस मिनोटॉर सूप की बात कर रहे थे जो राकेल ने खाया था। राकेल को रियलाइज होता है कि एम्परर डांट जरूर रहे थे, लेकिन वो एक्चुअली उसकी फिक्र करते हैं। राकेल के जाने के बाद हमें पता चलता है कि एम्परर पर्दे के पीछे क्या गेम खेल रहे हैं।
वो अपने एड से पूछते हैं उस वंडर ड्रग का क्या हुआ जो रकेल ने बनाया है। एड बताता है कि उन्होंने एम्परर के ऑर्डर पर गोल्डन मिनोटॉर पिल की खबर पूरे एम्पायर में फैला दी है। यहाँ तक कि बॉर्डर के नोबल्स को भी इसके बारे में पता चल चुका है। एम्परर खुश होते हैं, वो अपने बेटे की मार्केटिंग खुद कर रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है क्लिनिक पर। जैसे ही रकेल वहाँ पहुँचता है, उसका असिस्टेंट गार्डन रोता हुआ आता है। रकेल को लगता है वो उसे मिस कर रहा था, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। गार्डन रोता है क्योंकि रकेल उसे ढेर सारे पेशेंट्स के साथ अकेला छोड़ गया था। रकेल उसे कहता है, चिंता मत कर, मैं तेरे लिए टॉनिक बना दूंगा। लेकिन तभी गार्डन एक बड़ी खबर देता है। वो बताता है कि पिछले कुछ दिनों से अजीब सी इंक्वायरीज आ रही हैं। बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि बड़े बड़े नोबल्स भी एक ऐसी दवाई खरीदना चाहते हैं जो क्लिनिक में है ही नहीं। वो सब मांग रहे हैं गोल्डन मिनोटॉर पिल। रकेल हैरान रह जाता है, क्या गोल्डन मिनोटॉर पिल? लोग इसके लिए लाइन लगा रहे हैं। 10 दिन बाद प्रिंस को अर्जेंट इनवाइट किया जाता है इंपीरियल पैलेस में। वहाँ पहुँचते ही प्रिंस डर जाता है। क्या प्रिंस का बाप टपक गया है? अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और एनिमे दरबार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।